गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस जो लगते हैं, फेलियर्स, टाइप ऑफ फेलियर्स जो सॉइल में आते हैं, उनके बारे में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण की बियरिंग कैपेसिटी पे अफेक्ट आता है ना। तो बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट आने के लिए सॉइल स्ट्रेंथ, तो हम लोग जो इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं बियरिंग कैपेसिटी के, जिसमें सबसे पहला आता है सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल स्ट्रेंथ के अंदर हमारा कैसा सॉइल की कैपेसिटी है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, वो सब दूसरा है फाउंडेशन विड्थ। फाउंडेशन की विड्थ कितनी है, फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है, ये दोनों भी फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस जो करते हैं बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। देन सॉइल वेट एंड सरचार्ज। सॉइल का सेल्फ वेट कितना है, सरचार्ज मतलब उसमें कितना वाटर का फ्लो का क्या कंडीशन है, उसका कितना ड्रॉप आउट होता है सॉइल, वो भी इफेक्ट करता है। उसके बाद में है स्पेसिंग बिटवीन द फाउंडेशन, मतलब जैसे हम लोग जब फाउंडेशन बनाते हैं तो एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन के बीच में कितनी स्पेस है, वो भी बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट डालता है। अर्थक्वेक एंड डायनामिक मोशन, जहां पर अर्थक्वेक जोन होता है, स्पेशली उन जगहों पर ये फैक्टर्स जो है वो काम देते हैं। फ्रोस्ट एक्शन, जहां पर बर्फ जमती है उस जगह पर भी बर्फ जमने के कारण सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, जिसके कारण उसकी बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट आता है। सब सरफेस वॉइड। सब सरफेस मतलब जो सॉइल का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, मतलब ऊपर के लेयर्स को छोड़ के जो हमने जोन देखे थे, उसमें जो बी जोन और सी जोन होता है, यदि आपको याद हो, तो ये जो बी और सी जोन होता है, मतलब जो ऊपर का मिक्स्ड सॉइल जो होती है उसको हमने हटा दिया, उसके बाद वाली जो जोन आती है वो उसकी सब जोन सब सरफेस कहलाती है। तो वो सब सरफेस के जो वॉइड्स हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। एक्सपांसिव एक्सपांसिव एंड कोलैप्सिबल सॉइल। सॉइल एक्सपांसिव है मतलब कि जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है, फूलती है तो वो एक्सपांसिव सॉइल आ जाती है। कोलैप्सिबल सॉइल मतलब कि लूज बॉन्ड है जिस सॉइल के बीच में, लोड आते से ब्रेक हो जाती है, वो भी बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट डालती है। पोटेंशियल हीव्स। पोटेंशियल हीव्स मतलब कि जैसे कहीं पर चट्टान होती है, हमने देखा है कहीं पर ऐसा उठा हुआ ग्राउंड सरफेस होता है, तो वो भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। सॉइल रीइंफोर्समेंट। सॉइल में जो रीइंफोर्समेंट नेचुरली कई बार पुराने कंस्ट्रक्शन के कारण अवेलेबल रहता है, या फिर सॉइल जो आपस में बॉन्ड बनाती है उसके कारण, तो वो भी इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट वन इज द सॉइल इरोजन एंड सीपेज। तो सॉइल का इरोजन सभी लोगों को पता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, और उसमें सीपेज भी अफेक्ट डालता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। टू इंक्रीज दिस bearing capacity of soil, either we have to work on either of the one thing or more than one thing। मतलब यदि हमको इंक्रीज करना हो तो इसी में से कोई एक या दो चीज या उससे ज्यादा पे हम वर्क करते हैं to increase the bearing capacity of soil। Then how we can calculate the bearing capacity? So there are several factors given, there are some theoretical methods given by different researchers, by different scientists, नेम आफ्टर देयर फर्स्ट नेम ओनली। और ये मेथड्स जो है ये सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को एनालिसिस करने के लिए सबसे कॉमनली यूज की जाती हैं।
एंड दे आर ऑल दी थ्योरेटिकल एनालिसिस, ऑल्दो जैसे कि हमको पता है कि दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, सॉइल की प्रॉपर्टीज आर वेरी नेचुरल फिनोमेना, सो देर आर नो सर्टेन we can say a fixed research is being done. Matlab they are the theoretical ways which taught us how to calculate bearing capacity. There is no certain fixed method कि भैया ये ही सही है या ये ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रू मेथड है. So there is no as such thing as the soil has natural occurring thing and which changes ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, टाइम के कारण, समय, वाटर के कारण, टेम्परेचर के कारण, कुछ किसी टाइप के सर्कुलर मोशन जो अर्थ के अंदर होता है उसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है. सो दिस आर दी analytical method based on certain kind of assumptions. These methods have been given. So when we use the theoretical analysis, such a Prandtl, there are like list of analysis which is being given. First one is the Prandtl analysis, then Terzaghi analysis, Kapton analysis, and Meyerhofer analysis. So these are the four basic commonly used type of analysis जो कि किए जाते हैं, जिसमें सबसे commonly किया जाता है Terzaghi analysis, है ना. Terzaghi theory को सबसे commonly use किया जाता है. इससे क्या हमें मिला और हमने कैसे करा, ये तो थ्योरेटिकल एनालिसिस हो गया. इसके अलावा हमने इंस्ट्रूमेंट से करा. तो ये जो है ये दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ऑन दी फील्ड, फील्ड के ऊपर ही जाके वहां से सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. सो दिस इज बाय द यूज ऑफ प्लेट लोड टेस्ट रिजल्ट्स. प्लेट लोड टेस्ट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, हम पढ़ेंगे क्या होता है. By the use of penetration test results, penetration test, or third one is the use of building codes. Again, this is a theoretical way of given the bearing capacity of soil. Okay, so these are certain methods and certain analysis. So we will see how the Prandtl's analysis works. Okay, so this Prandtl is basically the name of the scientist, and he has given some of the assumptions. Based on that, the theory of Prandtl analysis for analysis of bearing capacity is being determined. So what is the very first analysis is the soil should be homogeneous and isotropic. The soil mass is weightless. The mass of the soil should doesn't have any weight because it will give the influence on the calculations. So it should be weightless. The shear strength of soil can be expressed by Mohr-Coulomb equation. So you have studied Mohr-Coulomb equation in, I think, the Mohr circle analysis you have done in your SOM, strength of material. From that only this Mohr-Coulomb equation is being expressed to determine the shear strength of soil as well. So the shear strength can be determined by Mohr-Coulomb equation. This is also a assumption taken by Prandtl, and he has assumed the failure zone to be shown, which I will show in the figure in the next slide. So the failure zone should be as such. Okay. So this is basically done the study of plastic failure in metal when punched by hard metal puncher. So how he has performed this test? He has performed in a plastic failure zone in metals, and when it was punched hard by a metal puncher, something like punched hard in a metal puncher, then only this has been done. In 1920 the analysis is being performed. Okay, so in 1921 the adopted below study to the soil loaded shear failure under a relatively rigid foundation, and where the Prandtl's equation for UBC, which is the ultimate bearing capacity, although we have always calculated the done the analysis on the ultimate bearing capacity only, because this is the last load which the soil can bear. And ultimate bearing capacity is the last bearing capacity after which the soil get fails. So we do all kind of analysis, all kind of calculations on ultimate bearing capacity commonly. Okay, so this is the equation what he has derived, that is qf is equals to c cos phi n phi e to the power phi 10 phi e to the power pi 10 phi minus 1. So you have to learn this equation, how this equation is being come, what are the various terminologies we will see in the next slide, but you just note down this equation. This is the ultimate bearing capacity, which is given by c cos phi n phi e to the power pi 10 phi minus
1. Okay, where the value of n is determined by the angle of internal friction, which is 10 square 45 degree plus 5 by 2, which is equals to 1 upon 1 plus sine phi upon में 1 minus sine phi. So this is like value of n is calculated by Pandals based on this assumption, and he has performed the test on the study of plastic failure in metals when punched by a hard metal puncher, है ना. Something is punched मतलब हैमर जैसा उसके ऊपर पंचिंग की गई प्लास्टिक फेलियर को मेटल्स की कंडीशन में, तब जाकर उसने ये इक्वेशन को डिराइव किया है, एंड बाय कंसीडरिंग दिस above assumptions. Okay, so we will not study the derivation of this. We will see the derivation of Terzaghi equation as it is the most important and most commonly used, क्योंकि फाइनली उसी में सारे मॉडिफिकेशन होके उसको अभी यूज किया जाता है. So you can see the diagram which he has drawn under the plastic zone. You can see here, this is the footing. The top portion is the footing. The load applied on the footing is defined by QF, which is the ultimate load which is being applied. These are the failure zone. You can see first zone. This is the second zone. They almost behave like a mirror image, and this is the third zone. Okay, so when this is the angle phi. Okay, so when the soil fails, we have seen in the previous diagram as well, this is the zone which occurs. So we usually draw this 2 cross, जो इसके नीचे लोड लगता है वो वन फर्स्ट जोन हो जाता है. यहाँ से जब सॉइल स्वेल होने के लिए जाती है ऊपर की तरफ, तो जो जोन बनाती है वो इसके इंक्लाइनेशन एंगल में दैट जोन बिकम्स जोन नंबर 2, और जो थर्ड जोन जो ग्राउंड सरफेस से बनेगा वो बन जाएगा जोन नंबर 3. The angle which is being defined is ये जो एंगल है फ्रिक्शन का, that is defined by phi, which is 45 degree minus pi by 2, and this is defined by sigma xi, sorry, and which is given by the 45 degree plus pi by 2. So this is minus pi by 2 and this is plus pi by 2. Okay, ये दोनों में अंतर है, and this is logarithmic spiral which is the shape जो कि यहाँ पर बना है. Okay, so this is zone 1 which is bounded by 2 plates of inclined at 45 plus pi by 2 degree to the horizontal and acts as a rigid body. So zone number 1 acts as a rigid body. This portion, the shaded one with blue, is acts as a rigid body. Then the zone number 2 is bounded by 2 plane inclined at 45 plus pi by 2 and 45 minus pi by 2. ये दो पे inclined होता है to the horizontal. The base of this zone is logarithmic spiral in section. All radial sectors in this zone are failure plane. So यहाँ पर आते हैं failure plane. This red shaded area is zone number 2, which is also known as the failure plane, and the angle of the two planes inclined at 45 plus pi by 2 and 45 minus pi by 2. Then we comes to the third zone, which is bounded by 2 plane inclined at 45 minus pi by 2. दोनों ही 45 minus pi by 2 पे inclined होते हैं, and it also acts as a rigid body. Okay, so this is the zone which acts as a rigid body. Okay, so this is the zone which acts as a rigid body. So these are the 3 zones जो कि बने गए हैं, जो कि हमारे जनरल शेयर फेलियर में ऑकर होते हैं. जनरली जनरल शेयर फेलियर में ये तीनों जोन इसी तरीके से एक्ट करेंगे. ओके, द प्रॉब्लम इज एसेंशियली 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम रहेगी, and the equation is derived for a long strip footing. Long strip footing के लिए ये equation बनाई गई है. This is also again an assumption of the Prandtl's theorem analysis. Okay, the base of the footing is smooth. These are all the consideration which he has considered, and after that only the derivation is being derived. So it is applicable for C minus phi soil. C minus phi soil है तभी होगी, but for a cohesionless soil for which C is equals to 0, जो ultimate bearing capacity है वो भी 0 हो जाएगी. Hence the equation fails for cohesionless soil.
कोएशनलेस सॉइल के लिए इक्वेशन जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। दिस this anomy which is due to the assumption that the soil is weightless was removed by Taylor in 1948। तो 1920 में सबसे पहली इक्वेशन आई जिसको टेलर ने करेक्ट किया। ये जो वेटलेस सॉइल का एक, क्योंकि सॉइल का कुछ ना कुछ वेट तो रहेगा, तो उस पोर्शन को उसने रिमूव किया। तो वहां से उसने एक नई इक्वेशन दी विच हैज गिवन बीइंग बाय क्यू एफ इज इक्वल टू सी कॉट फाइव प्लस 1/2 गामा बी अंडर रूट ऑफ n phi e to the power pi 10 phi minus 1। So this is basically this Prandtl analysis and Taylor analysis is basically given on based on certain assumption, which was then revised by different scientists, and they have finally given, and the most useful with the minimum assumptions which can be taken into consideration is given by Terzaghi. So the Terzaghi analysis of for bearing capacity of soil is the most common type of analysis which is being used nowadays. Okay, so this is just a description of the Prandtl's analysis, and we will study Terzaghi analysis in the next lecture. Okay, thank you.